अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, वीक 1 का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज दूसरे लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक है वह है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या है? आजकल जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक बंदे के पास अपना अपना कंप्यूटर है। ठीक है, तो वो जो हर एक आदमी के पास अपना अपना कंप्यूटर है, उसको पर्सनल कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। यानी जिस तरह के ये छोटे छोटे तमाम कंप्यूटर्स हैं, इनको पर्सनल कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने तरक्की करना शुरू की, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह जितने भी होते थे, ठीक है, वो एक ही आईसी के ऊपर जो होते थे वो इंटीग्रेट होते थे, जिसकी वजह से जो बोर्ड की है, या आप जिसको आम अल्फाज में कह सकते हैं कि मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। क्योंकि जब बोर्ड के ऊपर हर तरफ आपको ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स वगैरह नज़र आते आते हों, तो फिर आपको ये समझ नहीं आती कि ये सर्किट किस तरह बनेगा, या इतना ज़्यादा ये यूज़ हुआ हुआ है, ये किस तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से फिर आईसीज के आने की वजह से, क्योंकि अब वो उन तमाम ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर्स की जगह थी, वो आईसीज ने ले ली, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले ली, जिसकी वजह से एक तो उसकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, यानी उसकी कम्प्लेक्सिटी कम हुई थी। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वह है मोरिस लॉ। ठीक है, मोरिस लॉ क्या था कि ये आई आईबीएम का चेयरमैन था। ठीक है, इसने किया इंटेल का चेयरमैन था। ठीक है, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जैसे जैसे दिन या साल गुजरते जाएंगे, कंप्यूटर के ऊपर जो है वो चिप्स चिप्स जो होंगी वो कम से कम होती चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होता था कि जब से सेकंड जनरेशन या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या होता था कि चिप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर, यानी कि वो कह लें कि कम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी थी कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि जो जैसे जैसे ही, ठीक है, साल गुजरते चले जाएंगे, तो चिप्स जो होंगी, या कह लो कि जो चिप्स जो होंगी वो कम से कम होती चली जाएंगी कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो इसी की बुनियाद पे सबसे पहले फिर क्या हुआ कि आगे जो आके पर्सनल कंप्यूटर जो वो बनना शुरू हुए। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को जो सबसे पहले जो किया था वो 1973 में जीरोक्स पेलो आल्टो, एक रिसर्च सेंटर था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एक कोशिश शुरू की। ठीक है, यानी एक संजीदा कोशिश शुरू की कि हमने पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू करना है। तो ये सबसे पहली फर्म थी जिसने कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोचा, और उसने पहला कस्टमर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर उसने बनाया। अब पर्सनल कंप्यूटर्स में उन्होंने क्या किया था कि जो सबसे पहला इन्होंने अपना कंप्यूटर था अल्बीट के नाम से, ठीक है, सबसे पहला इन्होंने वो बनाया था। अब इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी? इसमें उन्होंने माउस यूज़ किया था, यानी उस पहले कंप्यूटर में माउस भी था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, यानी कि जिस तरह आज आपको ये स्क्रीन वगैरह इसके ऊपर नज़र आती है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह ही उन्होंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हुए जो पहला बनाया था, वो जो पहला कंप्यूटर था वो बनाया था। ठीक है, जिसकी मदद से, माउस की मदद से आप उन चीज़ों को क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आज के दौर में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें यह था कि उसके साथ कीबोर्ड का इस तरह का कोई नहीं था। ठीक है, तो फिर इसके बाद, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि ये तकरीबन 40,000 का था। ठीक है, यानी कि जो पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, ये $40,000 का था। और लेकिन ये कंप्यूटर अभी भी कुछ कंपनीज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ही, कह लें कि ये महंगा था। ठीक है, जिसकी वजह से कोई कंपनीज वगैरह इसको आमतौर से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरी जो कोशिश की 1977 में, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि केन ओल्सन, उसने क्या किया, उसने स्मॉल कंप्यूटर बनाया। उसने उसकी एक थ्योरी थी। ठीक है, उस थ्योरी के मुताबिक उसने स्मॉल कंप्यूटर बनाया। वो कहता था कि दिस कंप्यूटर इज़ फॉर एवरी मैन, यानी कि कोई भी बंदा जो हो सकता है वो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। उसने क्या किया, इसके अंदर मुख्तलिफ एडवांसमेंट पैदा की, यानी कि इमेजेस वगैरह। उसके बाद उसने इसका वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, और कुछ और इस तरह की एप्लीकेशन थी, गेम्स वगैरह।
ठीक है, जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि लोग जो हों वो इसको यूज़ कर सकें। लेकिन अब पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर तो ओल्सन ने बना लिया था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ मसाइल थे, यानी कि लोगों के यूज़ करने में मसाइल थे। अब क्या हुआ कि जब कंप्यूटर बना तो जो मेच्योर्ड पीपल थे, अडल्ट लोग थे, उनको इसके बारे में कोई पता नहीं था, ठीक है। वो ये कहते थे कि जी ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर काउंटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है तो हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह ये बनाया हुआ है, ठीक है, या किस तरह इसके ऊपर काउंटिंग होती है। हमारा जो पिछले पहले से एक हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, हम तो इसी के ऊपर खुश हैं, ठीक है। तो ये एक जो थी, ये एक मेन रेजिस्टेंस उसको करना पड़ी थी, ठीक है, फॉर यानी कि मेन रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ी थी लोगों की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आईबीएम, ठीक है, जो आजकल आईबीएम कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया था कि उसने इस इशू को सीरियस लिया और इसके ऊपर काम किया। तो उसने जो इसके ऊपर एक पहली चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल करते हुए उसने ये कहा था कि जी आप इसकी मदद से किसी दूसरे आदमी से किस तरह चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या उनसे किस तरह अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसका तबादला कर सकते हैं। और उसने इसके बारे में लोगों को भी कुछ आगाही दी कि आप बच्चों को, आपके बच्चे जो होते हैं वो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, किस तरह अपना जो स्कूल का काम है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नडार होते हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ के बारे में पता होता कि जी ये किस तरह वर्क करती है या ये क्या होगा, अगर इसका क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। चूँकि वो नडार होते हैं तो लिहाजा इसके लिए फिर ये जो कंप्यूटर था ये बच्चों के लिए उसने जब इसकी एक टर्म यूज़ की तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू की। तो इस तरह जो पर्सनल कंप्यूटर था सबसे पहले वो इस तरह फिर आम हुए। तो चूँकि इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा ज़ाहिर प्रोग्रामिंग होती जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती, उन्होंने इसके अंदर उस दौर के हवाले से की ताकि लोग जो कंप्यूटर की तरफ अट्रैक्ट हों और हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो फ़रोख्त हो सके। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स वगैरह इसके अंदर उन्होंने यूज़ किए थे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंटरनेट। इंटरनेट अगर हम आम लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन करें तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसमें क्या होता था कि वो बहुत से नेटवर्क्स, ठीक है, आपस में जो इकट्ठे होते थे वो मिलकर एक नया नेटवर्क बनाते हैं। जिस तरह आम इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनेट अब आप ये देखते हैं कि ये किसी एक कंपनी का या एक फर्म का नहीं है, ठीक है, बल्कि ये इसको मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ फर्म्स वगैरह जो होती हैं वो रन कर रही हैं, ठीक है। जिस तरह अगर ये हिसाब लगा लें कि आपके ऊपर गूगल के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ था वो सारा गूगल का अपना नहीं होता, ठीक है, लोगों ने मुख्तलिफ डाटा गूगल के ऊपर शेयर किया होता है जिसकी मदद से जिस किसी को भी उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाकर गूगल के ऊपर उसको सर्च करके उसका मुताला कर सकता है। तो जो सबसे पहले इंटरनेट का शुरू हुआ था वो अरपा इंटरनेट था, ठीक है, ये एक नाम था जो कि 1969 में जो पहला उन्होंने अपना पैकेट सेंड किया था। क्योंकि जो कंप्यूटर नेट के ऊपर जो भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड करते हैं वो पैकेट्स की ही सूरत में जाती हैं, ठीक है, यानी मुख्तलिफ जो आपका डाटा होता है उसको पहले वो क्या करता है, मुख्तलिफ पैकेट्स में डिवाइड करता है और पैकेट्स में डिवाइड करके फिर वो सोर्स टू डेस्टिनेशन उसको पहुंच जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले यानी 1969 में उन्होंने सबसे पहले ये अपना पैकेट नेट अरपा नेट के ऊपर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। तो पहले पहले तो ये जो हुआ था, फिर जब ये इसका इस्तेमाल हुआ तो ये सिर्फ क्या होता था कि ये सिर्फ उस वक़्त की रिसर्च यानी रिसर्च एकेडमीज़ वगैरह ही उसको, या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के अदारे थे सिर्फ वही यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसका लिहाजा फिर इतना ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेट को उस वक़्त सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली जब 1973 में उन्होंने इसका TCP/IP यानी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इस ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये उन्होंने एक प्रोटोकॉल इसका यूज़ किया। इसके मुताबिक क्या होता था कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई सिस्टम और तरह का है, या लोग अगर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सिस्टम और तरह का और दूसरी सिस्टम जो होता है वो और तरह की कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो वो क्या होता था कि फिर वो दोनों कंप्यूटर जो होते थे वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं दे सकते कि जी इसने क्या इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, या मैंने क्या फार्म इन्फॉर्मेशन इसको इसके बदले में सेंड करनी है। तो फिर उन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट में इस्तेमाल किया। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल होता है कि जो कि तमाम की तमाम को कम्युनिकेशन को एक कॉमन कम्युनिकेशन में चेंज कर देता है, ठीक है। यानी अब आपके पास सिस्टम कोई भी तरह का हो, नेटवर्क कोई भी तरह का हो, लेकिन जब आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इसको एक कॉमन कम्युनिकेशन में तब्दील करता है, जिसकी वजह से फिर वो कॉमन कम्युनिकेशन आगे सिस्टम जो होते हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। और आजकल का जो इंटरनेट है वो इसी रूल के तहत फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन वगैरह को, जो चाहे किसी भी फॉर्म में हो या किसी भी शक्ल में हो, ठीक है, वो क्या करता है कि एक कॉमन कम्युनिकेशन में उसको ट्रांसफ़र करता है, जिसकी मदद से हर कुछ को कंप्यूटर जो होता है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस वजह से जो कंप्यूटर था या इंटरनेट जो कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट था वो इस तरह आम हुआ। सबसे पहले जब कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल किया जाता था तो ये एज ए सिर्फ एक सूती आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यानी सुनने के लिए, चीज़ों को सुनने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और आजकल जो इसका ब्रॉडबैंड सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर आप चीज़ों को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी लाइव वीडियो कॉल देख सकते हैं। यानी कि जिस तरह सिर्फ ये एक अब सुनने वाला आला नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट के ऊपर आप किसी को देख भी सकते हैं, या अपनी इन्फॉर्मेशन को हर तरह से, जिस तरह इंटरनेट आपको एक्सेस देता है, आप उस तरह से हर तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर देख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो पीछे था टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली क्या था? टिम बर्नर ली जो था वो सर्न का सीईओ था, ठीक है, सर्न एक कंपनी थी, वो उसका सीईओ था। उसने सबसे पहले अपनी एक थ्योरी पेश की। उसने थ्योरी क्या पेश की? उसने कहा कि अगर जितनी भी दूसरी तमाम कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो अगर अपना डाटा शेयर करना शुरू कर दे तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फैलाव फैलाव बन जाएगा, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी कि बहुत वसी एरिया तक उसका फैलाव मुमकिन हो सकेगा। जो भी लोग जो होंगे वो अपने इंफॉर्मेशन वगैरह से स्टोर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ कंपनीज आपस में एक नेटवर्क बना के अपनी अपनी जो इंफॉर्मेशन होंगी वो शेयर करेंगी, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फैलाव बन जाएगा या एरिया बन जाएगा, जिससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने सबसे पहले एक अपना होम पेज क्रिएट किया, ठीक है। होम पेज क्या होता है? आमकल जिस तरह सिंपल आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब जाते हैं तो जो सबसे पहला उसका पेज ओपन होता है आपके सामने, उसको या तो इंडेक्स पेज कहा जाता है कंप्यूटर कोडिंग की लैंग्वेज में, ठीक है, या इसको आम सिंपल लैंग्वेज में होम पेज कहा जाता है, इसको लैंड पेज भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो उसने क्या किया था कि सबसे पहले जो था वो अपना होम पेज यूज़ किया था सर्न के लिहाज से। तो इसने वहाँ पर क्या किया था कि अपने होम पेज के ऊपर इसने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस वगैरह थे जो थे वो शेयर किए थे। तो उसके बाद अब ये तो था कि उसने सिर्फ अपने हवाले से इसको मैनेज किया था कि उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी उसने अपने जो होम पेज था बनाया था उसके ऊपर उसने सर्च कर दी। लेकिन अब इसका एक और इशू ये था कि अब फॉर एग्जांपल वो तो था इनका अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वो जिस तरह की मर्ज़ी चाहें सिर्फ वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी आदमी को किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो किस तरह उनसे रिक्वेस्ट करे? तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं था कि कोई भी जो आदमी है, ठीक है, वो उनके साथ इस तरह की चीज़ों के रिक्वेस्ट कर सकता। लेकिन इस मुश्किल को आसान किया था फिर आगे HTTP ने, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए क्या होता था कि कोई भी जो क्लाइंट था वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता था, और सर्वर क्या करता था उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको रीड करता था और उसके बदले में उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो थी वो सेंड करता था, ठीक है। तो ये हाइपर प्रोटेक्स्ट हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ने इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, ताकि लोग जो होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर्वर जो होते हैं वो इस तरह करते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई साइट खोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, साइट के ऊपर जो आपका यूआरएल होता है उसके ऊपर सबसे पहले एचटीटीपी या एचटीटीपीएस आता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसकी मेन वेबसाइट के ऊपर। ये प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर सेंड करता है। अब आप गूगल के ऊपर डाटा सर्च करते हो, यूट्यूब के ऊपर डाटा सर्च करते हो, तो ये क्या होता है कि ये उनके मुख्तलिफ सर्वर्स पड़े हुए होते हैं जगह के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर्स के पास जाती है वो आपकी रिक्वेस्ट को रीड करता है, और उसके बदले में वो आपको उस रिक्वेस्ट के अपोजिट, यानी जो इस रिक्वेस्ट के जो आपने रिक्वेस्ट की होती है उसके मुताबिक जो डाटा होता है वो अपना आपको शो करवा देता है। तो ये एच टी टी पी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ये मेन एडवांटेज था कि वो क्या करता था कि क्लाइंट जो होता था वो सर्वर से अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सकता था। ठीक है, और जिस किस्म की उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ले सकता था। उसके बाद फिर ब्राउज़र, मुख्तलिफ ब्राउज़र वगैरह इस्तेमाल होना शुरू हुए। ठीक है, तो ब्राउज़र में जो सबसे पहला ब्राउज़र इस्तेमाल होता था वो मोज़ेक ब्राउज़र था। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता था कि ये मुख्तलिफ जो मोज़ेक था ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकता था। ठीक है, यानी कि आपको जिस तरह आपने पीछे प्रोटोकॉल एक पढ़ा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होता था। उसके बाद दूसरा एचटीटीपीएस जो कि क्लाइंट सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो मोज़ेक जो ब्राउज़र था वो इसको जो जितने भी प्रोटोकॉल्स नेट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर उस वक्त चल रहे थे, ठीक है, वो उनको रीड करता था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरफॉक्स आया। फायरफॉक्स की कुछ एडवांसमेंट की, तो इसकी वजह से फिर आगे जो इसी तरह ब्राउज़र जो वो इस्तेमाल होते हैं। ब्राउज़र क्योंकि इसको एज ए ब्राउज़र क्या क्या काम करता है ब्राउज़र मेन काम ये करता है कि वो आपके कंप्यूटर का और इंटरनेट के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, आप ब्राउज़र के बगैर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ब्राउज़र होगा तो आप ब्राउज़र को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ लें कि ब्राउज़र जो होता है वो एक इंटरनेट का गेटवे होता है। ठीक है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट कि किस तरह वर्ल्ड वाइड वेब था जो वो कंसेप्ट पैदा हुआ। उसके बाद जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वो है लेयर्ड सॉफ्टवेयर। लेयर्ड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? अब जब पहले पहले सॉफ्टवेयर्स बनना शुरू हुए थे तो क्या होता था कि अब जितने भी किस्म की फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है वो उसकी जितनी भी कोडिंग होती थी उसको एक ही जगह के ऊपर क्या किया जाता था कि एक ही पेज के ऊपर सब सारी कोडिंग लिख दी जाती थी और उसको रन किया जाता था। लेकिन इसके कुछ मेन डिसएडवांटेज थे। वो ये इसका मेन डिसएडवांटेज था कि इसको इम्पॉसिबल हो जाता है मेंटेन करना। यानी आप एक पेज के ऊपर आपने, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनाई हुई है और उसके अंदर आपने तकरीबन ये फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपने 10,000 लाइन्स का कोड लिखा है या 15,000 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करना पड़ता था कि वो अगर आपको ने कहीं पे कोई चीज़ अपडेट करनी होती थी, ठीक है, या उस चीज़ को ख़त्म करना होता था, तो फिर आपको उन 10-15,000 लाइनों को रीड करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था होता। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता था कि जी अब ये 15,000 लाइनें हैं या 10,000 लाइनें हैं, इनको मैं कैसे रीड आउट करूँ। तो इनको रीड आउट करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा एक मुश्किल पेश आती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स, उसके बाद कुछ भी अकेडमीज़ के स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो डेवलपमेंट थी, ठीक है, यानी इसको बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया। अब सिंगल पेज इसकी मैं अगर आपको आजकल के दौर में एग्जांपल दूं, ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जो कोडिंग के मेथड होते हैं या कोडिंग करने के वो दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है कि एक को वेब फॉर्म कहा जाता है और दूसरे को एमवीसी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर। अब वेब फॉर्म और एमवीसी क्या थे? वेब फॉर्म ये था कि आपने अपना कोई भी प्रोग्राम बनाया, अपनी कोई भी वेबसाइट क्रिएट की है ना, तो वो जितनी भी उसकी वेबसाइट के रिलेटेड जितनी भी कोडिंग थी वो सिर्फ एक पेज के ऊपर ही आप कर सकते थे, उसको वेब फॉर्म कहा जाता था।
लेकिन जैसे चूँकि ये ज़ाहिर है टाइम टाइम के लिहाज से हर चीज़ के अंदर प्रोग्रेस होना शुरू होती है, तो जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वेब फार्म का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। ठीक है, और उसकी जगह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एमवीसी ने ले ली, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब एमवीसी और वेब फार्म का फ़र्क क्या था? वेब फार्म का फ़र्क ये था कि आपने उसके जितने भी मॉडल क्रिएट करने हैं, जो भी उसके ऊपर करना है, वो आप व्यूज़ वगैरह जनरेट करने हैं। व्यूज़ क्या होते हैं? जो कि आपको फ्रंट एंड के ऊपर नज़र आते हैं, वो सारे के सारे आपने सिर्फ एक ही पेज के ऊपर बनाने होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एमवीसी क्या होता है कि आपको एक अलग-अलग प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉडल क्या करता है कि मॉडल जो होता है वो आप जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं या डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप मॉडल में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी आपकी लॉजिक होती है कि किस तरह हमारा प्रोग्राम या हमारी वेबसाइट वर्क करेगी, वो क्या होगा कि वो कंट्रोलर जो होता है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद व्यूज़ व्यूज़ का काम क्या होता है कि व्यूज़ जो होते हैं जो आपको फ्रंट एंड स्क्रीन के ऊपर किसी भी वेबसाइट का या किसी भी एप्लीकेशन का नज़र आता है, वो सारे उसके व्यूज़ बनते हैं। यानी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग जिसको कहा जाता है, वो व्यूज़ जो होते हैं वो एक अलग पोर्शन में क्रिएट होते थे। तो अब अगर आपने इन तीनों एमवीसी में और आप वेब फॉर्म में फ़र्क देखें तो आपको ये साफ पता चलता है कि अगर एक वेब फॉर्म में आपने कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो इसके लिए फिर आपको कोड जो समझना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी आप इजीली इस कोड को समझ नहीं सकते। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसका मॉडल कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका कंट्रोलर कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसका व्यूज़ जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो लिहाजा अगर इतनी बड़ी कोडिंग में आप उनको इतनी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जब अलग-अलग की बात करेंगे, ठीक है, या मॉडल व्यू कंट्रोलर की, आपको ये पता होगा जी इसका मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका व्यू जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका कंट्रोलर जो वो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कंट्रोलर का मेन काम यही होता है कि वो मॉडल के और व्यू के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। ठीक है, और जितनी भी कोडिंग होती है वो इसके ऊपर आती है। और इंशाल्लाह जब आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा। लेकिन जितना हमारा सिर्फ आज का लेट सॉफ्टवेयर के हवाले से था तो उसके हवाले से सिर्फ यही होता है। अब क्योंकि जब एक पेज के ऊपर आपने 10 से 15,000 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, उसमें कोई ख़ास किस्म का ना तो स्ट्रक्चर कायम रहता है और ना ही डिसिप्लिन होता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, एम ठीक है, तो एमवीसी जो होता है वो एक आपको ख़ास किस्म का डिसिप्लिन देता है। ठीक है, यानी कि वो आपको अलग-अलग चीज़ें जो होता है वो शो करवाता है कि जी आपके मॉडल ये हैं, व्यूज़ ये हैं और आपके कंट्रोलर जो हैं वो ये हैं, और आप उसमें से इजीली किसी भी चीज़ को एक्सेस करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल पेज के ऊपर आप करोगे तो सिंगल पेज में तो सबसे पहले आपको यही, अगर आपका कोड ही 10,000 या 15,000 लाइनों का है तो फिर आपको तो यही पता नहीं चलेगा कि मेरे मॉडल कहाँ पे पड़े हुए थे, मेरे व्यूज़ कहाँ पे और कंट्रोलर कहाँ पे हैं। और अगर मॉडल आपने कोई एक ऊपर रखा हुआ है, कोई दरमियान में रखा है, कोई एक नीचे रखा हुआ है, यानी कि कोई 2,000 लाइन के बाद है, कोई 3,000 लाइन के बाद है, तो आपको क्या पता हो कि हमने कौन सा मॉडल अब इसमें से ये वो भी सिलेक्ट करना है। तो तकरीबन सिंगल पेज जो था वो इसको समझना था वो इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। तो लिहाजा इसके लिए फिर क्या हुआ कि लेयर सॉफ्टवेयर की तकनीक यूज़ हुई जिसमें कि हर एक चीज़ का जो अलग-अलग से स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जाता है, ताकि कोई भी जो प्रोग्राम है वो कोई प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम जनरेट किया हुआ है वो उसको आके वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इस वजह से लेयर सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस इख्तियार हुई। तो यही सिंपल आज आपका सिर्फ लेक्चर था। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।